आगाज़ करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। सर आपको आपका डिस्क्लोजर लिया जाए सर, या 1-2 मिनट है आपके पास? एक आध मिनट तो है सर, अगर कुछ चलिए आपको। ठीक है, बस एक मतलब चूंकि अगली थीम हमारी पीएसयू को लेकर के है और डेली बेसिस पे हम बात कर रहे हैं पीएसयू में सर। मोटे मोटे अगर हम देखें, जैसे पावर है, डिफेंस है, रेलवे, एक जनरल क्वेश्चन आपसे उत्तर ले लेते हैं ताकि आपको आगे का कार्यक्रम आपका बाधित ना हो। आप ये बताइए कि यहाँ पे कहीं कोई, चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बजट से प्रभावित होती हैं, बजट को ध्यान में रख के कोई ऐसा कुछ शेयर आपके दिमाग में है, या फिर अभी आप इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं? दूसरा, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू बैंक, पावर, इनमें कुछ अच्छा है क्या जो आपने कभी आपकी नज़रों से गुजरा हो हाल फिलहाल में, जहाँ पे आपकी निगाहें हो? तो देखिए, इधर उधर छोटे मोटे बाउंस बैक जरूर आ सकते हैं, बट वो बाउंस बैक में भी मैंने खुद ही सबको मना किया था कि नहीं अटेम्प्ट कीजिए। मैं खुद ही जाके उसमें एयरकॉन में कूद गया, और जैसे ही मैं कूदा, बाजार ने मेरे को घुमा के एक उल्टे हाथ का एक सीधे हाथ का दिया। वहां से फिर मैं खाली बैठा हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है प्री बजट रैली प्ले करने में। जिस हिसाब से 2 साल गर्मी की थीम फेल हुई है और सिम्फनी और वगैरह का हाल हुआ है, मैं नहीं फंसना चाहता इन सब चीजों में। मेरे को कोई भी प्री बजट रैली नहीं प्ले करनी है। इधर उधर जिन स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है उनको प्ले कर सकता हूँ। इन सारे रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, शिप बिल्डिंग काउंटर्स में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। कोई स्टॉक 30% गिरा है, कोई 40% गिरा है, कोई 50% गिरा है। बजट के बाद ऑन एन एवरेज किसी स्टॉक में 10% फॉल आएगी, किसी में 40-50% आएगी। ऑन एन एवरेज जब इन स्टॉक्स को आप मिलाएंगे, 30% की डाउनसाइड करंट ऑर्डर लेवल से आपको आराम से मिल जाएगी। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई कहां से टेक ओवर होगी ये कहना मुश्किल है। तो उसमें छेड़छाड़ करने की जगह जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जहां पे तेजी है, जैसे मेटल में है, ऑटो में है, बैंकिंग में है, मैं वहां पैसा लगा के, अगर स्टॉप लॉस कटना ही है तो मैं वहां कटवा लेना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय यहाँ पे जहां पे प्रोबेबिलिटी एकदम कम है। तो मेरी नहीं इंटरेस्ट है प्री बजट रैली प्ले करने में, बल्कि बजट के बाद इन स्टॉक्स में अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तेजी से शॉर्ट जरूर कर लूंगा। आपने कहा बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी है, मेटल में है, तो ये भी तो, इसमें भी तो पीएसयू स्टॉक्स ही हैं, तो मतलब ये इस थीम के लिए कुछ अच्छा लग रहा है? मेटल में खरीदना हो तो, बैंक में खरीदना हो तो, मतलब जाते जाते अगर आपकी ये टिप्पणी हो जाए और साथ में डिस्क्लोजर सर। सर देखिए, मेटल में तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि सेल में हमेशा रिलेटिव वीकनेस रही है, जैसे आईटी में, विप्रो में रही है। तो मेटल में प्राइवेट सेक्टर में रखूंगा। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में जरूर यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें ठीक ठाक तेजी दिख रही है। अगर मोमेंटम और स्ट्रेंथ और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो तेज अप डाउन होता है वो प्ले करना है, एक्सिस बैंक या डिसेंट बैंक ले लीजिए। अगर यहाँ से 1.5-2 साल रखने के हिसाब से ले रहा है तो आईडीबीआई और यूनियन बैंक बहुत अच्छा है। यूनियन बैंक में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। हमारे एक प्रोड्यूसर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सर ने बोला था आईडीबीआई खरीदने के लिए, वो नीचे आ रहा है, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो उनको कोई जवाब और साथ में डिस्क्लोजर सर। सर आईडीबीआई 107 रुपए के ऊपर आगे टिकना स्टार्ट करे, आईडीबीआई बाई करके छोड़ दीजिए। ट्रेडर हैं तो फिर अभी वेट करना है, इन्वेस्टर हैं तो आईडीबीआई लेके 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। जैसे कैनरा बैंक एक तरफा चला, एलटीएफ एक तरफा चला, अपने समय से आईडीबीआई बैंक भी एक तरफा चलेगा। एक इसमें नेगेटिव ट्रिगर आएगा जब प्राइसेस एप्रिशिएट हो जाएंगे 155-160 के पास, कि एलआईसी अपना स्टेक बेचने की कोशिश करेगी। तो वो एक आपके पास हमेशा ओवरहैंग रहेगा। उस एक को इग्नोर कर दें तो 2-3 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न 155-60 के ऊपर दे देगा। और जितने भी स्टॉक डिस्कस किए सर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है। अदानी ग्रीन और रिलायंस ये शायद डिस्कस हुए, ये 2 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए और बहुत सारे शेयरों पे इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अंबाला मैम, अब आपके पास आते हैं और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि अब एक एक करके परत दर परत पहले तो बैंकों पर ही बातचीत करना चाहेंगे। बैंकों को लेके बहुत, मतलब अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या बिजनेस अपडेट्स आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं, मतलब ज़्यादातर जो अपडेट्स आए हैं बिजनेस पीएसयू में वो ठीक आए हैं। आपकी निगाहें कहाँ पर हैं? कैनरा बैंक लोग कह रहे हैं थोड़ा महंगा हो गया है, ऊपर निकल गया है, क्या यहाँ पर अभी भी कोई अपसाइड देखने को मिल सकती है? थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन एसबीआई भी दम दिखा रहा है। आपका पीएसयू बैंक में कोई पसंदीदा शेयर है क्या? यस, तो देखिए, बैंक में बजट के अलावा जो एक चीज हो रही है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कासा जिस रेट पर बढ़ना चाहिए था, निम्स नेट इंटरेस्ट बढ़ा वो ठीक है, लेकिन जिस रेट पर कासा डिपॉजिट्स बढ़ने चाहिए थे, सिंपल भाषा में उस रेट पर डिपॉजिट्स नहीं बढ़े, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है।
साथ में बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमने एक कुछ कुछ बातें हमने बहुत इंपॉर्टेंट की हैं कि बॉन्ड बढ़ेंगे आने वाले समय में, बॉन्ड यील्ड फिस्कल डेफिसिट रहता है तो बॉन्ड मार्केट में महंगे पर उनको इंटरेस्ट रेट लाकर देने पड़ते हैं डेट्स, तो वहां पर एक अच्छा सेफर गारंटीड रिटर्न काइंड ऑफ मिल जाता है एफडी जैसा ही। तो एफडी से ज्यादा रिटर्न इस बार शायद बॉन्ड मार्केट देगी, तो वो एक रीजन है कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्शन है कि जो डिपॉजिट्स है वो कम ही रहेंगे, उतने उस स्पेस पर नहीं बढ़ने वाले हैं। सेकेंडली, जिस रेट से इंटरेस्ट रेट घटे हैं और प्रोजेक्शन ये है कि अगले 6 महीने में 25 बीपीएस से लेकर के 50 बीपीएस और घट सकता है सेंट्रल मतलब आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, तो वो भी एक प्रेशर रहेगा कि ये भी एक कंडीशन दिखा रहा है कि आने वाले समय में जो डिपॉजिट्स है वो और भी इंप्रूव नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सिचुएशन को अराइज इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक्स में उतनी लिक्विडिटी नहीं रहेगी कि वो आगे जाकर के लैंडिंग फ्री हैंड से कर सके। दैट्स अ बिगर थिंग। सेकेंड, जो एक और चीज इससे कोरिलेट करके देखेंगे हम, तो फिलहाल कुछ दिनों में गोल्ड लोन का क्रेज बैंक्स में मतलब बड़ा है, यानी गोल्ड को मॉर्गेज करना, गोल्ड के बेस पर लोन लेना, ये सब चीजें हो रही है। तो इस सबसे सिंपल एक ही बात समझ में आती है विपुल जी कि ये जो डिपॉजिट्स का कंसर्न है आगे भी परसिस्ट रहेगा, अगले 2 क्वार्टर की तो तैयारी है। नाउ टू बी स्पेसिफिक कि बैंक अगर लेना है, अगर हमको लेना ही है तो कौन सा बैंक ले। फर्स्ट थिंग कि आपको लेना कितने समय तक का है, ये सवाल अपने आप से जरूर पूछ ले। अगर आपका नजरिया कुछ हफ्तों कुछ महीनों वाला है तो ये महंगे हो चुके हैं अभी। अगर आप स्टेट बैंक आज 1040 पे उठाने की सोच रहे हैं तो आप ये सोचे कि आपने ना अच्छी खासी रैली मिस करने के बाद आप एंट्री कर रहे हो, तो फिलहाल ये स्टॉक्स है महंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली मुझे लगता है आराम से अगर आपको 990-70 तक मिले तो ही बाय करिए, अभी मत खरीदिए। बट इसका एक सब्स्टिट्यूट आज की डेट में है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जो उतना नहीं चला जितने की इसकी चलना चाहिए था। अभी 126 पर आया, अभी वापस से हमने डिस्कशन में भी किया था कि 125-123 आ सकता है आराम से, उसी रेंज के आसपास अगर आपको मिल रहा है आज कल 126 पर आया है तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नजरिया 2 क्वार्टर्स का कम से कम रखिएगा, तभी इनमें हाथ डाले, अदरवाइज छोटे टर्म में तो ये वॉलेटाइल रहेंगे अभी, क्योंकि बजट भी आ रहा है और एक न्यूज थी कि पीएसयूज के मर्जर को लेकर के, उसमें एफडीआईज को लेकर के, तो वो थोड़ा सा एक न्यूज भी है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सिचुएशन आपको बताई है, इस कंडीशन में पीएसयूज के डिपॉजिट थोड़े से बेटर रह सकते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट, तो इसलिए आप पीएसयूज को देखिए। तो पीएनबी बैंक आज के भाव में लगभग 125 पर आज शायद मिल जाए तो खरीदने की कोशिश करें, एंड लगभग 135 से 150 रुपए 155 रुपए के टारगेट 2 क्वार्टर्स के व्यू से देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, सिंपल, कोई इसमें इफ एंड बट वाले केस में नहीं। 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो आप अपने लिए इसका नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए जो कि 107 रुपए का होगा। तो इस तरह से आप पीएनबी को देख सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर बैंकों को लेकर। चलिए, एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ त्रिषित दोषी जी जुड़ चुके हैं। दोषी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ठीक है आप? कुशल मंगल? चलिए ठीक है, मुस्कुराते रहा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और इस बीच विमल सिंह रावल जी कह रहे हैं मार्केट बोली बाई द डिप, मार्केट बोली बाई द डिप, हमने दिल से मान लिया, डिप निकला इतना गहरा कि पोर्टफोलियो ही गायब हो गया, पोर्टफोलियो ही गायब हो गया। तो मतलब बाई द डिप के चक्कर में इनका पोर्टफोलियो गायब हो गया। हालांकि इनके सवाल हैं फिर बीएससी को लेकर के, सीडीएसएल एनएस डील में मैम फ्रेश एंट्री कब करें। सर, अब बीएससी पे तो बात अभी आपको पिछले सेगमेंट में हो गई है, बाकी फिर इन सब पे भी हो जाएगी, 1 बजे हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अम्बाला मैम ही रहेंगी 1 बजे, तो आपके प्रश्न का उत्तर 1 बजे मिल जाएगा। सवाल भेज दीजिएगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये गायब हो जाता है कार्यक्रम खत्म होने के बाद, जो चैट में आ रहे हैं सवाल ना। सर, मेटल पे आ जाते हैं जरा। मेटल में देखिए सेल कैसा लग रहा है, सेल चल नहीं रहा है। जब 150 का लेवल क्रॉस करता है तब उम्मीद जगती है, फिर डिप मार देता है। आपका व्यू क्या होगा दोषी जी, जरा देखिए सेल को लेकर के क्या कैसे देख रहे हैं आप? सर, तो ओवरऑल मेटल्स में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला है टॉप से। जो एक स्टार्टिंग में अच्छा रैली देखने मिला था, वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली सेल में भी हमें एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेड देखने मिल रहा है। नीचे में 140 और ऊपर में 150 का एक ब्रॉड रेंज हमें देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर पोजीशन है तो होल्ड रख सकते हैं। डाउन साइड की रिस्क लिमिटेड ही लग रही है, जब इतना करेक्शन आ गया तो फिर भी ज्यादा इसमें करेक्शन नहीं आया, तो डेफिनेटली हमें अच्छा रिकवरी मिल सकता है 150 152 के अबाव। तो डेफिनेटली 152 के अबाव अगर ये जाता है तो हमें 160 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, तो पोजीशंस को होल्ड रखना चाहिए। नया नहीं खरीदना है ना अभी?
नहीं, अभी फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए, 152 153 के अबाव लेना चाहिए। 153 वो 150 के आसपास है भी, सही कह रहे हैं आप, एक रुकावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए इस बीच एक हमारे दर्शक हैं फर्टिलाइज़र पे व्यू जानना चाह रहे हैं। मैम फर्टिलाइज़र को लेकर के अभी पिछले सेगमेंट में भी पूछा था, अंशुल जी थोड़े से नकारात्मक थे, आपका व्यू क्या है फर्टिलाइज़र को लेकर के? क्या यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं? जैसे कि दर्शक का सवाल आया तो दिमाग में आ गया, वो इनका सवाल तो ये है कि दीपक फर्टिलाइज़र इन्होंने 40 साल पहले इनके पिताजी ने खरीदे थे, वो इनको दे दिए गए हैं, तो खैर इनके तो मुझे लगता है प्रॉफिट ही हो रहे होंगे। कह रहे हैं कि क्या ये भविष्य में 2000 रुपये जाएगा? लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि फर्टिलाइज़र को लेकर व्यू है क्या आपका? क्योंकि एग्रीकल्चर पे फोकस तो कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट आनी चाहिए। क्या कुछ सेंटिमेंट बदलेगा फर्टिलाइज़र को लेकर के? चांसेस हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स अगर आप बात करें तो खरीदने लायक भाव पे नहीं है। जैसे कि आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को लीजिए, अवंती फीड जैसे स्टॉक्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रो पर ही डिपेंडेंट है। अवंती फीड के उस साथ तरह तो मैम के एक थोड़ा सी समस्या ये है कि वो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी, वो यूएस के चक्कर में Yes. पिटाई हो रही है, तो उसको अगर हम छोड़ दें तो फिर कहीं कोई मौका है क्या फर्टिलाइज़र में? तो फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा स्टॉक्स अगर देखेंगे तो है नहीं। अभी आप एग्रोवर्ट लेंगे, एनएफएल लेंगे, तो ज्यादातर स्टॉक्स जो है डिक्लाइन की ही पॉसिबिलिटीज को दिखा रहे हैं। तो तैयारी रखिए कि खरीदारी के व्यू बनाने हैं, लेकिन ऐसे भाव पर जहां पे जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाए और आपको होल्डिंग करने का थोड़ा सा मौका मिले। ऐसा नहीं कि लेते ही 25% सरक गया और फिर हम परेशान होते बैठ रहे हैं। सो वो नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर मैं एक स्पेसिफिक जो लीडिंग है मार्केट पे एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 80 के आसपास चल रहा है। इसी की अगर बात करें तो लगभग आज ही 80 के आसपास है, आराम से 72-73 पर आएगा। तो थोड़े दिन 2-4 हफ्ते वेट करिए, जब आ जाए तब वहां पर खरीदारी का व्यू रखिएगा। एंड स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा डीप बना करके चलना पड़ेगा आपको। जब भी खरीदारी कर रहे हैं 72 पर 73 पर, तो 60 रुपए का कम से कम स्टॉप लॉस है। अगर आप उसको मेंटेन कर पाए तो फिर आप कम से कम 85 रुपए और 110 रुपए के मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, क्योंकि अगर बजट अनाउंसमेंट में एग्री को लेकर के कुछ आया तो वो थीमेटिक बात होगी, कंपनीज के बैलेंस शीट्स में क्वार्टर बाय क्वार्टर दिखने वाली बात होगी, तो आपको उसी तरह से उसको देखना है। तो आपको कम से कम 3 क्वार्टर्स का मायना रख के आप इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट के बारे में 72-73 के आसपास सोच सकते हैं, विद 60 रुपीज स्टॉप लॉस, 110 रुपए के टारगेट, 9 से या 1 साल का व्यू होगा, बट अभी नहीं खरीदना है। अभी नहीं खरीदना है। चलिए चंबल पे एक छोटा सा टिप्पणी ले लेते हैं सर से। सर चंबल देखिए जरा, चंबल फर्टिलाइज़र पे अभी क्या करना चाहिए? अवॉइड ही रखें जब तक रिकवरी नहीं आती है। तो चंबल फर्टिलाइजर की भी बात करें तो हमें अच्छा खासा करेक्शन इसमें भी देखने मिला है। लास्ट 2 हफ्तों से हमें डाउनसाइड ही देखने मिल रहा है। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए अवॉइड ही रखना चाहिए, थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। उसके बाद ही हमें अराउंड 400 के आसपास एक अच्छा बॉटम दिख रहा है, 410 400 के आसपास, वहां पे मिले तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक, पावर को लेके क्या व्यू है मैम? जरा एक बार इरेडा देखिए, अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी नहीं चला ये, और कितना डाउन साइड है यहाँ पर। और अगर काफ़ी लोगों के पास हाई लेवल पे भी है, फिर से 125-30 पे आ गया, 130 पे आ गया, यहाँ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और पावर को लेकर के खासतौर से पीएसयू पावर पे, जो कि हम पीएसयू की बात कर रहे हैं, कोई चांसेस हैं रिकवरी के? और इरेडा पे आपका कमेंट। देखिए, टू बी स्पेसिफिक, एनर्जी में बात तो बनेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये और सरकेंगे। एक ओवरऑल अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो, एंड नाउ वी आर कमिंग टू इरेडा 130-32 पर आ गया वापस से, एंड यहाँ से थोड़ा सा और डिक्लाइन पॉसिबल है। विपुल जी 122 रुपए की बात की थी हम लोगों ने, 122-125 आ जाएगा। सो वेट करो, और जैसे ही आ जाए वहां पर खरीदने की तैयारी भी कीजिए, क्योंकि वहां आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 105 रुपए पर मेंटेन करके आप कम से कम 140 से 170 रुपए के भाव देख पाएंगे। तो अच्छी खरीदने की कोशिश करिए, अच्छी चीज को, वैल्यूएशन पर कंफर्ट है। थोड़ा सा और अगर भाव आपको नीचे मिलता है तो जो एनर्जी का बूस्ट मोस्ट पॉसिबली एनर्जी, माइनिंग, डिफेंस तो खैर सबको मालूम है, लेकिन एनर्जी एंड माइनिंग पर अगर गवर्नमेंट का थोड़ा सा बूस्ट बढ़ जाता है तो ये स्टॉक्स जल्दी टर्न अराउंड स्टोरी देख सकते हैं हम इनमें। लेकिन जब भी आपको आपके प्रॉफिट मिल जाए, मेक श्योर करिएगा कि निकल जरूर जाइएगा, क्योंकि साल भर के जो CAGR ये मेंटेन नहीं करते हैं। तो अगर एक अपसाइड मूवमेंट कम समय में आया, इसका मतलब है पुल बैक भी या करेक्टिव मूव भी वैसे ही कम समय में आ जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर बाय कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम से करना। बिल्कुल मैम। चलिए जरा सर पूछते हैं दोषी जी से, एक जरा जो है स्टॉक आप देखिए मेटल का ही, हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर पे क्या व्यू है सर? काफ़ी रैली आ चुकी है, करंट लेवल पे क्या करें, कहाँ एग्जिट लें आप?
तो हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो हमें अच्छी खासी रिकवरी इसमें देखने मिली है, तो डेफिनेटली थोड़ा 50% तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये लेवल्स 560 570 एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हमें वहां से करेक्शन दिखने मिला है। तो डेफिनेटली अगर फ्रेश खरीदारी भी करनी है तो 580 के ऊपर जब जाता है तभी ही फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, तब तक के लिए अवॉइड ही करना चाहिए हमें, और थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें देखने मिल सकता है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर पे बात हो गई। डिफेंस पे वापस आ जाते हैं। डिफेंस को लेकर के मैम लगातार हमारी बातचीत चल रही है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जो दुनिया भर में हालात चल रहे हैं, बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि अब देखना होगा कोई ऐलान होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैम आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है डिफेंस को लेकर के? और सबसे पहले डिफेंस शिपिंग डिफेंस को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। मझगांव डॉक पे आज 2.25% नीचे है। क्या व्यू है सर आप मैम आपका? देखिए, ये चलेंगे, टाइम लेंगे, और जिस भाव पर ये आज भी है, यहाँ से भी 10 से 20% के करेक्ट अगर हो जाए तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो प्लानिंग वैसे ही कर लीजिए। और एक और चीज, जब सबको पता हो कि क्या हो सकता है, तो उसके बाद भी जो प्राइस पे दिख रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी न्यूज है, प्राइस सबसे पहले रिएक्ट करता है। तो ये चीज हम जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा हमारे लिए है। बजट है, छुपी किताब में है, अभी खुला नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन मार्केट की है। वेल, टू बी स्पेसिफिक, मस्डॉक की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो वापस से देखिए 2377 के आसपास आ गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी फ्रेश पैसा डालना चाहिए, बिल्कुल अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाइए। अब यहाँ पर कुछ भी न्यू एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि ये सपोर्ट जो टूटा है, अगर मैं 2300 रुपए, 2350, ये 2400 का ये जो भाव है, आज नहीं टूटा है 2350, लेकिन टूट जाएगा, वो दिख रहा है मेरे को। तो अगर ये टूट रहा है तो इसका मतलब आप यकीन मानिए कि लगभग 2000-2100 आराम से आ जाएगा। सो फिलहाल के लिए नो फ्रेश एंट्री। अगर है तो अपने इन्वेस्टमेंट के दायरे को जरूर बढ़ा लीजिए, क्योंकि स्टॉक तो अच्छे हैं, चलेंगे, लेकिन इनको समय बहुत लगने वाला है अब। ठीक मैम, बीईएल और बीडीएल आप निकाल के रखिए। तब तक मैं जीआरएससी पे व्यू ले लेता हूँ दोषी जी का। सर जरा शिपिंग डिफेंस में अगली कंपनी जीआरएससी पे जरा फटाफट एक व्यू आपका चाहिए। करंट लेवल पे क्या करें कि प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 2-2.25% नीचे, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। सो जीआरएससी की भी बात करें तो डेफिनेटली हमें करेक्शन देखने मिल रहा है अच्छा खासा। हमें लास्ट 6-7 दिन से एक डाउनसाइड स्विंग देखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा वीकनेस हमें और बढ़ सकता है। अराउंड 2200 के आसपास अगर हमें स्टॉक ही मिलता है तो वहां पे एक अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए। तो 2200 के आसपास एक खरीदारी करनी चाहिए, तब तक के लिए वेट करना चाहिए। चलिए ठीक। मैम बताइए जरा, जो मैंने आपसे दो बीएल बीडीएल को लेकर के, हालांकि काफ़ी लोग आज़ाद खान साहब हैं और भी लोग हैं, करें मैम से पारस डिफेंस के बारे में ज़रूर पूछिए। तो आप चाहें तो उसको भी कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में। जी जी, तो पहले बीएल की बात करेंगे। 412 पर है, छोटा रिस्क है, एक अटेम्प्ट किया जा सकता है। 412 पर खरीद रहे हैं तो 390 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस को पहले सुनिए। एंड टारगेट जो है लगभग 425 से 440 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। अगर आपको ट्रेड करना है तो इसमें एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट 2 साल के मायने से करें तो ये आपको CAGR जो है कम से कम 30 से 35% का इन्वेस्टमेंट के थ्रू दे सकता है। दूसरा स्टॉक आपका है बीडीएल। बीडीएल अगर हम बात करें तो 1475 पर आया है, नो फ्रेश बाय, होल्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, अगर आज के दिन में ये आपको 1450 अगर निकाल देता है डाउनसाइड के लिए तो छोड़ दीजिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 200 दिन का मूविंग एवरेज मान के चले कि बीडीएल के लिए एक बहुत ही एक्यूमुलेशन जोन की तरह काम करता है, एंड उसके बाद में अगले 2 साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी होती है। तो उस मायने से अगर आप देखें तो 1470-75 के आसपास 2 इयर्स डाउन द लाइन इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से इसमें एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट आपको 2000 से 2500 की दिख सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रखिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1450 शुड बी योर स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। आइडिया फोर्स सर आप जरा देखिए, और मैम आपका पारस डिफेंस रह गया, और साथ साथ आप रेलवे पे आपका व्यू, लास्ट कमेंट आपका रहेगा। इसके बाद इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। हर्ष जो है लंबे अवकाश के बाद वापस लौट रहे हैं, थोड़ा उनसे हालचाल लिया जाएगा। लेकिन पहले जोशी जी से जरा पूछ लेते हैं। बताइए सर, आइडिया फोर की बात करें तो डेफिनेटली इसमें भी हमें करेक्शन देखने मिल ही रहा है। एक वीकनेस ही हमें लास्ट 5-6 दिनों से देखने मिल रही है स्टॉक में। तो डेफिनेटली अगर पोजीशन पहले से है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री की इच्छा है तो अराउंड 410 के आसपास एक बॉटम दिख रहा है, वहां पे फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। अभी पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए,
ये बात आइडिया फोर्स को। मैम पारस डिफेंस प्लस रेलवे, आपका व्यू क्या है? रेलवे में कोई स्टॉक है खासतौर से? जुपिटर वैगन देख लीजिएगा और 1 मिनट में ही सब निपटाना है आपको, तो जिम्मेदारी बड़ी है, समय कम है जी। तो पारस डिफेंस पे अभी फिलहाल एग्जिट है। जिन्होंने 700, 710, 680 जहां भी लिया है, अभी 635 पर है, टेक एन एग्जिट एज ऑफ नाउ। और फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, डोंट बाय एज ऑफ, अभी कोई फ्रेश बाय नहीं करना है। मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने इसको बेच दिया है, तो मेरा क्योंकि अब ये इट्स नो मोर माय स्टॉक, तो मैं इस पे अपना व्यू यहाँ पर दे सकती हूँ। आज ही मैंने उसको सुबह की मार्केट में निकाल दिया था। नाउ JWL, अगर आप देखें, मैं मेटल्स पर अपना व्यू को लेकर के चल रही हूँ, नॉट स्पेसिफिक स्टॉक, ETFs के थ्रू। JWL देखिए, मेरे हिसाब से तो विपुल जी ये रखने लायक है। अगर इन्वेस्टमेंट के मायने से रख लेना तो थोड़ा सा रख ही लीजिए इसको, क्योंकि ये 500, 314 पर है, तो कम से कम 470 और 530 ये 2 टारगेट्स हमको ये दिखा सकता है। तो थोड़ा सा इसको रखो, एवरेज मत करो लगे तो, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 220 रुपए का, एंड लेट इट परफॉर्म, इसमें है चांसेस परफॉर्मेंस के। चलिए ये बात है। रेलवे में और कोई अच्छा तो नहीं है ना? अभी रेलवे अवॉइड ही करे ना करंट लेवल पे? ऐसा नहीं है, अगर देखिए डिपेंड करता है, ट्रेड कर रहे हैं, बजट को ध्यान में रख के कर रहे हैं तो कुछ मत करो, छोड़ दीजिए, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो IRCTC देखिए, IRCTC 625 पर आया है, बुरा नहीं है इस भाव पर, इट्स अ गुड पिक, क्योंकि इसका बिजनेस इसी के पास रहने वाला है एंड आगे ये बढ़ेगा ही। तो अगर आप उस चीज को समझ रहे हैं तो आप इसमें IRCTC में 625, मतलब एक रेंज समझ लीजिए ना, इन्वेस्टर वाला ही है, ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप इन स्टॉक्स में। अब मैं बार बार ये बात बोल भी रही हूँ, तो 600 से 630 की एक रेंज समझ लीजिए, जिसमें आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में खरीदारी करिए, कर सकते हैं। एंड आराम से यहाँ पर 680 का, एंड लगभग अगर आप इन्वेस्टमेंट का आइडिया लेके चलें तो 1.5 साल का नजरिया अभी पकड़ा तो लगभग आपका 680 से 750 के ये 2 टारगेट्स आराम से आने चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए अपने 2B ऑन सेफर साइड लगभग 560 का। सो ये व्यू हम IRCTC में लेकर के चल सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है। ठीक। सर लास्ट कमेंट आपका, रेलवे में कोई अच्छा है आपको लग रहा है? सर रेलवे में अगर बात करें तो टीटागढ़ वैगन्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली बजट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही देखना चाहिए। बट टीटागढ़ वैगन्स हमें, टीटागढ़ रेल एक अच्छा पिक दिख रहा है, वहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया, प्लस साइडवेज कंसोलिडेशन भी हो गया। तो डेफिनेटली अगर 710, 720 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे हमें एक फ्रेश एंट्री करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड 550 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए ये बात हो गई है यहाँ पर। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर हम समाप्त।